गांव की कच्ची सड़क पर अकेली चलती चलती सपना के पैर अचानक रुक गए। उसने पीछे गांव की ओर जाती टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क की ओर पलटकर एक नज़र भर देखा और मन में एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे शहर को जोड़ने वाली उस पक्की सड़क की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। गांव की वो पगडंडी नुमा ऊबड़ खाबड़ सड़क आगे जाकर शहर की ओर जाने वाली उस पक्की चौड़ी सड़क में विलीन हो जाती थी। गांव की उस कच्ची सड़क की सीमा पर शहर की ओर जाने वाली पक्की सड़क के ठीक किनारे ईंट सीमेंट से बनी एक छोटी सी पुलिया थी, जो कि जर्जर अवस्था में थी और जिसका एकमात्र उपयोग बस के लिए प्रतीक्षारत यात्रियों के बैठने के रूप में होता था और जहां शहर की ओर जाने वाली तमाम बसें कुछ मिनट के लिए आकर रुका करती थीं। सपना जब उस पुल तक पहुंची तो सूर्योदय हो चुका था। तकरीबन 1 घंटे से वो उस पुल पर बैठी बस की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह का हल्का मीठा लालिमा युक्त प्रकाश अब आहिस्ता आहिस्ता तेज प्रखर रूप धारण कर चुका था। सामने सड़क के दूसरी ओर घने पेड़ों के झुरमुट के बीच से होकर सूरज की झिलमिलाती तेज किरणें उसके चेहरे के साथ अठखेलियां कर रही थीं, किंतु वो किसी गहरे सोच विचार में डूबी हुई थी। उसके कानों में रह रहकर उसके बाबू का वो स्वर गूंज उठता था, मुझे तो अब इस लड़की का भी भरोसा नहीं। सपना, अरे वो सपना, कहाँ मर गई छोरी? घंटे भर से आवाज लगा रही हूँ तुझे। देख, तेरे बाबू के आने का टाइम हो गया है। भीतर बैठी बैठी ना जाने क्या कर रही है छोरी। सपना अपने कमरे में गुमसुम बैठी हुई है। माँ के शब्द मानो उसके कानों से टकरा कर वापस चले जाते हों। माँ की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देखी जा रही है, बिल्कुल खामोश। वो किसी गहरी चिंता में मगन गुमसुम सी बैठी हुई है। पिता भी डांट डपट कर सुबह दुकान के लिए जा चुके थे। माँ भी कह सुनकर रो पीट कर रसोई के काम में जुट गई थी। सारे दिन अकेली घर का सारा काम कर संभालते संभालते अब उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। सपना की माँ ने कमरे के पास आकर फिर आवाज़ लगाई, अरे वो छोरी, बहुत देर से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनती क्यों नहीं? घर के लुगाइयों वाली चाल नहीं सीखेगी? ससुराल जाकर नाक कटाएगी? इसके कारण आदमी की गालियां सुनो, लेकिन छोरी है कि जिद पकड़े बैठी है। अरे जाने दो उसे। तभी सपना के बाबू का क्रोधपूर्ण शब्द सपना के कानों में गूंजा, 2 दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। भूख लगेगी तो खुद ही कमरे के बाहर आ जाएगी। तुम क्यों बेकार में अपना खून जला रही हो? अरे देखना तुम, ये भी वही सब करेगी जो इसकी बड़ी बहन ने किया था। मुझे तो इसका भी भरोसा नहीं। पिता की आवाज़ सुन सपना अपने पलंग से उतर आई और दरवाजे से कान सटाकर माँ बाबू की बातें सुनने की कोशिश करती है। उसका बाबू उसकी माँ से कहता है, सुनीता का पता चल गया है, वो शहर में है, उसी लड़के के साथ दोनों ने शादी कर ली है। आज ही कन्हैया बाबू का लड़का शहर से आया है, उसी ने उन दोनों को वहाँ पर देखा। अब ये भी कोई गलत कदम उठाए उससे पहले इसकी शादी करा देना ही उचित होगा। सच कहता हूँ कि मुझे अब इसका भी भरोसा नहीं। आगे पढ़ने की जिद किए बैठी है, कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? शहर जाकर पढ़ना चाहती है। शहर की पढ़ाई में जानती भी है कितना खर्चा आता है। जितना जल्द हो सके इसके हाथ पीले करा दे तो ही जाकर अपने मन को शांति मिलेगी, नहीं तो हर वक्त यही डर बना रहेगा कि जो कांड इसकी बड़ी बहन ने किया वही सब कुछ ये भी ना कर ले। तुम ठीक ही कहते हो सपना के बाबू। जवान छोरी के माँ बाबू के कलेजे में तो डर हमेशा ही बना रहता है।
सपना की मां ने भी उसके पिता का ही समर्थन किया। अपने पिता के द्वारा कही गई ये बातें सपना के सीने में तीर की भांति लगती है। उसकी नज़र में उस वक्त अपने ही माँ बापू किसी दुश्मन से कम नहीं लग रहे थे। बहुत देर तक उदास बैठी वो जाने क्या क्या मन ही मन सोचती रही और फिर अचानक उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। उसने तय किया कि अब वो अकेली ही शहर के लिए निकल जाएगी और लौटकर वापस कभी नहीं आएगी। जिस घर में उसके माँ बापू को ही उस पर भरोसा नहीं है, वो उस घर में कभी वापस नहीं आएगी। कम से कम वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक वो योग्य नहीं बन जाती। और फिर अगले दिन ही सुबह सुबह वो अपने घर को छोड़कर निकल पड़ती है। अपने गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलती हुई वो शहर की ओर जाने वाली इस पक्की सड़क तक आ पहुंचती है। सड़क के किनारे बने उस छोटे से पुल पर बैठी हुई सपना अपनी ही धुन में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी उभर आई थी। चिंता की कई परतें उसके मानस पटल पर उभर आती और फिर मिट जाती। दिल्ली दिल्ली की आवाज़ ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। वो एकदम से उठी और सामने खड़ी बस में जा बैठी। बस की ज़्यादातर सीटें खाली थी। वो खिड़की के किनारे वाली एक सीट पर बैठ जाती है। बस चल पड़ती है। हेलो, हाँ मैं पहुंच रही हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओगे ना? सपना ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन किया। हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम दिल्ली पहुँचने के 1 घंटे पहले मुझे फ़ोन कर देना, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी ने जवाब दिया, और मेरे रहने का इंतज़ाम वो भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सपना जब दिल्ली पहुंची तो जितेंद्र उसके इंतज़ार में उसे खड़ा मिला। उसने उसे देखते ही दूर से हाथ हिलाया और पास आकर उसका सामान उठाकर बाइक पर रख लिया और उसके साथ गर्ल्स हॉस्टल की ओर चल दिया। तो आखिर तुमने हिम्मत दिखा ही दी। बाइक चलाते चलाते जितेंद्र ने सपना की ओर पीछे पलटकर देखा। सपना चुप रही। उसने खामोशी से बस पलकें उठाकर उसकी ओर देख भर लिया। घर छोड़ने का निर्णय लेते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? निर्णय लेना पड़ा, वरना बापू मेरी शादी करा देता। तेज हवा के कारण दुपट्टे का एक सिरा सपना के चेहरे से आ चिपका था, जिसे चेहरे से हटाते हुए सपना ने जवाब दिया, मानना पड़ेगा तुम्हें अपने बापू का भी डर नहीं लगा? डर किस बात का? मैं कोई गलत काम थोड़े ही करने जा रही हूँ। कुछ बनने का उद्देश्य लेकर ही निकली हूँ। और बेफिक्री में सपना ने अपने कंधे को झटका दिया। तुम अपनी बताओ, तुम्हारा इस बार का रिजल्ट क्या आया? सपना ने अचानक ही विषय को बदलते हुए पूछ लिया। मैं इस बार भी असफल रहा। जितेंद्र लापरवाही के साथ हंस पड़ा। इस बार भी ऐसा कैसे? सपना ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। तुम तो पिछले कई वर्षों से आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना? और सपना की विस्मय से आंखें फैल गई। अरे मैं तो आईएएस की तैयारी बड़े जी जान से, कड़ी मेहनत के साथ हर साल करता हूँ, पर हर बार ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन ही कठिन सेट कर देते हैं। दरअसल मैं असफल नहीं होता, बल्कि यूपीएससी के क्वेश्चन ही कठिन पूछे जाते हैं और दोनों हंस पड़ते हैं। ऐसे ही हंसती रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती। जितेंद्र ने गर्ल्स हॉस्टल के गेट के बाहर बाइक खड़ी करते हुए कहा। सपना, ये रहा तुम्हारा कमरा। फिलहाल तो मैंने किसी तरह जुगाड़ करके 15 दिन के पैसे एडवांस में दे दिए हैं। आगे तुम्हें खुद ही इंतज़ाम करना होगा। और फिर थोड़ा रुककर जितेंद्र कहता है, मैं तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब खोजने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू जितेंद्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है, सच में मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सपना ने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा। कैसी बात कर रही हो?
मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर पाया, और दोस्ती के बीच में ये एहसान जैसे शब्द कहाँ से आ गए। जितेंद्र ने अधिकारपूर्वक डांट लगाई तो सपना ने गंभीर होते हुए नजरें जमीन पर गड़ा दी। और फिर हम दोनों एक ही गांव से हैं, तो इस अनजान शहर में हम ही एक दूसरे के काम आएंगे ना, जितेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खामोशी से जितेंद्र की ओर देखती रही। जितेंद्र जब सपना को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर चलने को हुआ तो सपना से बोला, मैं चलता हूँ, अभी कोचिंग की क्लास का समय हो रहा है। वैसे भी तुम्हारे लिए ये शहर नया तो है नहीं, तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ देखा समझा हुआ है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ खास परेशानी नहीं होनी चाहिए, और कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, वैसे मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ही। सपना ने सहमति में बस सिर हिला दिया। जितेंद्र जब चला गया तो वो सोच में पड़ गई। जितेंद्र ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उसकी मदद की है, अब वो और उससे मदद नहीं लेगी। क्या वो बिना उसकी सहायता के कभी कुछ नहीं कर सकती? कम से कम वो अपने लिए इतनी कोशिश तो अवश्य करेगी कि पैसे के लिए अब और उसकी मदद न लेनी पड़े। दिल्ली तो वो आ गई है और अब उसे बस आगे का रास्ता तलाशना है। क्यों ना वो अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ही ढूंढ ले। लौटकर घर वापस जाने का तो अब वो सोच भी नहीं सकती। अकेली बैठे बैठे उसे और भी चिंता होने लगी। हॉस्टल के उस कमरे में उसके अतिरिक्त और 2 लड़कियां रह रही थीं, प्रीति और नीलू। वैसे तो दोनों अक्सर गायब ही रहती थीं। रात के 2:30-3 बजे तक जाने कहाँ कहाँ भटकती रहती, और कभी कभी जब वे लौटती तो उनके साथ कोई न कोई लड़का ज़रूर होता था। दोनों ही ड्रिंक लेती, सिगरेट पीती। सपना को यहाँ रहते हुए 10 दिन का समय बीत चुका था। अभी तक अपने लिए वो कोई काम नहीं खोज पाई थी। उसे अब अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी थी। गांव से जिस उद्देश्य को लेकर वो निकली थी, उसके लिए हौसले के साथ साथ पैसों की भी ज़रूरत थी। हौसला तो उसके पास था, पर ज़रूरत थी तो उसके अपने खर्चों के पैसों का जुगाड़ करना, जो कि बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इस बीच उसके मन में कई दफ़ा नीलू और प्रीति से मदद लेने के विचार भी उत्पन्न हुए, लेकिन कोई ठोस आलंबन न पाकर सूखी पंखुड़ियों के समान झड़ गए। उसे हर बार लगता कि जिंदगी में जिन ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब लेकर वो घर से निकली है, उसका रास्ता इतना समतल और सपाट तो नहीं हो सकता। सामने चेयर पर बैठी नीलू एक के बाद एक सिगरेट सुलगाती जा रही थी। वो कुछ परेशान सी दिख रही थी। सपना बिस्तर पर बैठी हुई किसी किताब में नजरें जमाए हुई थी, किंतु बीच बीच में वो एकाध बार नजरें उठाकर नीलू को देख भर लेती, पर कुछ पूछने का साहस नहीं जुटा पाती। प्रीति अभी तक लौट कर नहीं आई थी। सपना ने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। सपना कुछ पूछना चाहती है, किंतु फिर भी चुप रह जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त उससे कुछ भी पूछना निरर्थक है। उससे कुछ भी पूछने का मतलब है किसी न किसी विवाद की शुरुआत। तो बेहतर है कि चुप ही रह जाए। कुछ देर तक पन्ने पलटने के बाद वो किताब को अपने पास की टेबल पर रख देती है और बिस्तर पर आंखें मूंद कर चुपचाप लेट जाती है। हेल्प विद हिम, सपना के कानों में जब नीलू की झुंझलाहट भरी ये तेज आवाज़ पड़ी तो वो अचानक बिस्तर से उठ बैठी। सामने देखा तो नीलू और प्रीति में किसी बात पर जोरदार बहस चल रही थी। प्रीति कब कमरे में आई उसे पता ही नहीं लगा। शायद उस वक्त वो काफ़ी गहरी नींद में थी। नाराज़ मत हो यार, मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि रोहित के साथ तेरा अफेयर कैसा चल रहा है।
देख वो लड़का अपने बहुत काम का है, ले चल छोड़, नहीं पूछती अब। और फिर दोनों लड़कियां खुद ही खामोश हो जाती हैं। दोनों के बीच बहुत देर तक चुप्पी छाई रहती है। सपना ने देखा कि टेबल पर दोनों के ड्रिंक का गिलास पड़ा हुआ है और बोतल आधी खाली पड़ी हुई है। अभी इन दोनों के बीच बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये दोनों ऐसे ही लड़ती झगड़ती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। सपना ने सोचा और अपने कानों को दोनों हथेलियों से ढककर पुनः सोने की चेष्टा करने लगी। जस्ट शट अप प्रीति, डोंट बी सिली यार, बस इतनी सी तो बात है, बस इतनी सी बात लगती है तुझे? हाँ और नहीं तो क्या। सपना बिस्तर पर लेटे लेटे ही आंखें खोलकर उन दोनों लड़कियों की ओर देखती है। जाने कौन सी बात पर ये दोनों रात के तीसरी पहर पंचायत किए बैठी हैं। सपना ने ये बात बेहद धीमी आवाज में अपने आप से कही थी, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए ये शब्द उसके दोनों होठों के बीच ही कहीं दब कर रह गए थे। अगले दिन दोपहर को जब सपना लंच करके कमरे में लौटी तो देखा कि दोनों ही लड़कियां प्रीति और नीलू बेसुध सोई पड़ी थीं और कुछ समय बाद एकदम से उठी और तैयार होकर कहीं बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। सपना के मन में आया कि क्यों ना आज जितेंद्र से अपने लिए कहीं काम खोजने की वो बात करे। आज तो उसकी छुट्टी भी होगी। उसके पास जो भी पैसे थे अब एक एक कर खर्च हो गए थे। उसके लिए अभी कोई भी छोटा मोटा काम चलेगा। उसने जितेंद्र के नंबर पर फ़ोन किया। नंबर बिजी आ रहा था। सपना चेयर पर बैठी कुछ सोचती रही और फिर पास के टेबल से 2 दिन पुराने अखबार को उठाकर उसके पेज पलटने लगती है। उसकी नज़र अखबार में छपे एक कॉलम पर ठहर गई। वृद्धाश्रम के लिए एक महिला अटेंडेंट की ज़रूरत है। इच्छुक इस पते पर संपर्क करें। नीचे फ़ोन नंबर और पता दिया हुआ था। सपना ने मोबाइल में सर्च किया हुआ पता उस गर्ल्स हॉस्टल से 40 मिनट की दूरी पर था। उसने नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। अचानक कमरे के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुन वो दरवाजे की ओर बढ़ी। सपना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक छरछरे बदन का सावला सा लड़का कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लड़के ने अंदर आने से पहले सपना की इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं समझी। बड़े ही बेबाकी के साथ सामने की कुर्सी खींचकर वो बैठ जाता है। सपना उस युवक से कुछ पूछती उससे पहले ही वो युवक खुद ही अपना परिचय देने लगा। मैं तेज प्रताप, प्रीति का दोस्त। और आप? सपना अचकचाकर उस युवक का चेहरा देखने लग जाती है। युवक ने सपना के जवाब का कोई इंतज़ार नहीं किया। वो खुद ही बोल पड़ता है, आप नई आई हैं? और सिगरेट सुलगाते हुए पुनः वो युवक सवाल करता है, कब तक आएगी? कुछ बताकर गई है प्रीति? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। खैर कोई बात नहीं, मैं यहीं उसका इंतज़ार कर लूँगा जब तक कि वो आ नहीं जाती। वो युवक खुद ही सवाल करता और खुद ही उसका उत्तर भी दे जाता। उसके लिए सपना की उपस्थिति, अनुपस्थिति, सहमति, असहमति मानो जैसे इन सब का कोई मतलब ही ना हो। अचानक कमरे में दाखिल हुए इस घुसपैठिए की उपस्थिति अब सपना के लिए बेहद असहज हो रही थी। आप प्रीति को फ़ोन करके पूछ क्यों नहीं लेते कि वो कब तक आएगी? उस युवक ने सपना के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और वहीं बैठे बैठे सिगरेट का धुआं हवा में उड़ेलता रहा। उसने अब अपनी दृष्टि सपना के चेहरे पर टिका दी थी। सपना के लिए ये सब बहुत ही असहज हो रहा था। वो उठकर उस कमरे से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी होती है कि तभी प्रीति कमरे में दाखिल होती है। प्रीति ने सपना को कमरे से बाहर जाते देखा तो उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे रोकते हुए कहा, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? तेज, मीट दिस प्रीटी गर्ल सपना। सपना, मीट माय फ्रेंड तेज प्रताप।
वेरी प्लीज टू मीट यू। सपना ने तेज प्रताप के बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाया और अनिच्छापूर्वक मुस्कुराने की कोशिश में होंठ फैला दिए। सपना, ये यहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेस मैन के इकलौते बेटे हैं। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। सपना दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। अरे, आप क्यों जा रही हैं? बैठिए ना प्लीज़। तेज प्रताप ने सपना के कंधे को अपने हाथों से दबाते हुए कहा। तो सपना ने बड़ी ही बेरुखी के साथ अपने कंधे पर रखे गए हाथ को झटक दिया। सपना कमरे से बाहर निकल आती है। सपना के कमरे से बाहर जाते ही वो युवक प्रीति को अपनी बाहों में भर लेता है और बड़ी बेसब्री के साथ उसके माथे, गालों और होठों पर चुंबन की बौछार लगा देता है। लेकिन प्रीति ने उसे मना करने के बजाय उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे उतने ही प्यार से प्यार के लिए उकसाने लगती है। सपना के बाहर जाते ही उस युवक ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और प्रोमोन्स मत होकर दोनों एक दूसरे को आगोश में भर लेते हैं। सपना हॉस्टल के बाहर लगे गार्डन की बेंच पर आकर बैठ जाती है। तभी उसे जितेंद्र का फ़ोन आता है। हेलो, तुमने फ़ोन किया था मुझे? हाँ किया था। सॉरी, तुम्हारा फ़ोन उठा नहीं सका। हाँ कहो, क्या बात है? कहीं कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? नहीं, लेकिन क्या कल तुम मेरे साथ एक जगह चल सकोगे? कहाँ चलना है? मैंने अपने लिए एक नौकरी तलाश की है, वहीं चलना है। मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ। अरे, ये तो कोई वृद्धाश्रम है, मालूम है? क्या तुम कर पाओगी ये सब? क्यों नहीं, किसी बुजुर्ग की सेवा ही तो करनी है। तुम चिंता मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तुम्हारी बस इतनी मदद चाहिए कि तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो और वहाँ से हॉस्टल छोड़ जाने का काम कर दो। इतना कर सको तो बहुत मेहरबानी। कैसी बातें करती हो? इसमें मेहरबानी जैसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके, तो कल मिलते हैं ना? ठीक है, तब कल मैं समय पर आ जाऊँगा। ओके। जितेंद्र से फ़ोन पर बातें करने के बाद जब सपना कमरे की ओर जाती है तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद पाती है। उसने दरवाज़ा बाहर से खटखटाया तो करीब 5 से 10 मिनट बाद तेज प्रताप अपनी कमीज के बटन ठीक करते हुए दरवाज़ा खोलता है। उसे ऐसी अवस्था में देखकर सपना अपने पैर दरवाजे से पीछे की ओर खींच लेती है। तेज प्रताप के वहां से चले जाने के बाद वो कमरे में दाखिल होती है। बिस्तर पर चादर और प्रीति अर्धनंग अवस्था में नशे की हालत में पड़ी हुई थी। उसे ऐसी अवस्था में देख सपना का मन उसके प्रति घृणा से भर जाता है। वो मन ही मन सोचती है कि इस समाज में कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती हैं। उन्हें इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती कि वो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो वहीं दूसरी ओर ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपने परिवार द्वारा दिए गए स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती हैं, अपनी इज्जत का सरेआम व्यापार करती हैं। पता नहीं इनके माँ बाप पर इनके ऐसे कृत्यों का क्या प्रभाव पड़ता होगा। सपना एक बेहद घृणापूर्ण दृष्टि उसकी ओर डालती है और अपना चेहरा दूसरी ओर दीवार की तरफ कर बिस्तर पर लेट जाती है। आंखें मूंद कर वो सोने का प्रयत्न करती है। वो वृद्धाश्रम शहर की भीड़भाड़ वाले इलाके में तन्हा, बेबस, लाचार और अपने ही बच्चों के द्वारा ठुकराए गए माँ बाप के लिए बना था, जो कि अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित सभी तरह की औलादों के माँ बाप का एकमात्र आश्रय स्थल था। ये बुजुर्ग अपने जीवन के तमाम अनुभवों से गुजरकर जीवन के अंतिम पड़ाव में अब जीवन की कठोरतम और क्रूरतम सच्चाई से रूबरू हो रहे थे। यहाँ पर वे जीवन का एकमात्र सत्य दुख है, इस कथन से साक्षात्कार हो रहे थे।
सपना को वहां काम करते हुए अब 1 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था। सपना उस आश्रम की साफ सफाई से लेकर वृद्ध महिलाओं को नहलाने धुलाने का सारा काम बड़े ही लगन से करती। धीरे धीरे वो यहाँ रहने वाले प्रायः सभी बुजुर्गों की चहेती बन गई थी। सभी उसके बेहद प्यार करते। उन बुजुर्गों में तो कुछ ऐसे भी थे जो कि सिर्फ सपना के हाथों से ही खाना पसंद करते। सपना को इस काम से मिलने वाले पैसे इतने अधिक तो नहीं थे, पर इतना कम भी नहीं था कि उसका गुजारा न हो सके। वो जितनी मेहनत से वहाँ के काम करती, उतनी ही लगन से अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। आश्रम में भी वो थोड़ा बहुत समय अपने पढ़ने के लिए निकाल लेती। उसी आश्रम में एक और वृद्ध महिला थी जो कि अक्सर खामोश रहती थी। सपना ने कई बार उनसे बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। काम के बीच जब भी थोड़ा समय मिलता, सपना उनके पास वाले कोने में जाकर पढ़ने लगती, क्योंकि वही एक ऐसा कोना था जो उसे पढ़ने के लिए उपयुक्त लगता। एक दिन सपना वहाँ बैठी कुछ पढ़ रही थी, कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में कहीं अटक जाती। तभी उसके कानों में कुछ शब्द किसी के सुनाई पड़े। ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड। सपना ने पलटकर देखा तो वृद्ध महिला उसी की ओर देख रही थी। आप ये सब जानती हैं? सपना ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हूँ। कितनों को मैंने पीएचडी कराया है। उस वृद्ध महिला की आंखें ये कहते हुए छलछला आई थीं। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने आगे अपनी कहानी सपना को बताई। मेरा बेटा और बहू लंदन में जाकर बस गए। बेटी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। पति की मृत्यु के बाद बच्चों ने भी मेरा हाल नहीं पूछा। अब किसी तरह जीवन का अंतिम समय इस वृद्धाश्रम में काट रही हूँ। जीवन की कितनी सांसें बची हुई है किसे पता। सपना को पता चला कि वो वृद्ध महिला जिनका नाम शकुंतला है, नहीं, अब वो उसके लिए डॉक्टर शकुंतला मैम थी। वे कैंसर से पीड़ित हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सपना मन ही मन सोचती है, ये जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। सपना का मन उस वृद्ध महिला के प्रति अपार श्रद्धा और करुणा से भर आया था। बहुत दिल लगाकर वो उनकी सेवा करती। वो उसके लिए शकुंतला मैम बन चुकी थी, जो उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करती। पढ़ते वक्त उसे जहाँ कहीं भी कठिनाई होती, उसकी शकुंतला मैम उसकी मदद कर देती। अक्सर उसे हॉस्टल लौटने में देरी हो जाती, क्योंकि काम के बाद वो शकुंतला मैम से पढ़ाई में भी थोड़ी मदद ले लेती थी। हॉस्टल से बिल्कुल सुबह वो निकल आती। इधर नीलू हॉस्टल छोड़कर जा चुकी थी और प्रीति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुकी थी। उसे अक्सर ही बुखार रहता। सपना ने नोटिस किया कि प्रीति अक्सर थकी थकी सी रहती है और कभी कभी उसे खांसी भी आती है। एक दिन सुबह सुबह जब वो आश्रम के लिए निकल रही थी तो उसने देखा कि वो बार बार खांसी जा रही थी। उसने पूछने पर उसने कहा कि वो किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा रही है, दवा भी ले रही है। उसी दिन दोपहर में उसे मालूम हुआ कि प्रीति को अस्पताल में एडमिट किया गया है। सपना ने सोचा वृद्धाश्रम से शाम को लौटते वक्त वो प्रीति से मिलने अस्पताल जाएगी, लेकिन उस दिन उसकी शकुंतला मैम की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेली नहीं छोड़ सकती थी। वो पूरे समय शकुंतला मैम की सेवा करती रही। ज़रा देर के लिए भी अगर उसकी आंखें लगती, वो फौरन उठकर बैठ जाती। कभी उनके पैर दबाती तो कभी उनके माथे को बड़े प्यार से सहलाती। डॉक्टर ने भी कह रखा था कि अब उनका अंतिम समय चल रहा है। सपना का मन उस दिन बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे।
अचानक उसने अपनी हथेलियों पर प्यार भरे स्पर्श को महसूस किया। उसने भीगी पलकों से उस ओर देखा तो शकुंतला मैम उसे बड़े प्यार से देख रही थी। उन्होंने उसे अपने ताकिए के नीचे से चाबी निकालकर थमाई और कहा कि सामने वो उनकी अलमारी है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स है, कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है, वो उसे ला कर दे। सपना ने सवाल भरी नज़रों से उनकी ओर देखा। तब वे धीमे से मुस्कुराते हुए बेहद प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोली, तुम लाओ तो सही, एक बेहद ज़रूरी काम रह गया है। सपना उठी और वो बॉक्स लाकर उनके पास रख दिया। उन्होंने कहा, इसे खोलो। सपना ने बॉक्स खोलकर उनके आगे बढ़ाया तो वो तकिए के सहारे बैठ गईं और कांपते हुए हाथों से 10 लाख रुपए का एक चेक साइन कर सपना की हथेली पर रखते हुए बोली, तुमने मेरी सगी औलाद से भी बढ़कर सेवा की है। ये मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है। इसे तुम मेरा प्यार और आशीर्वाद समझकर रख लेना। खूब मन लगाकर पढ़ना। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। सपना ने महसूस किया कि उसकी शकुंतला मैम की हथेली अचानक काफ़ी ठंडी हो गई है। उसने गीली पलकों से उनके चेहरे की तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल शांत तकिए पर पड़ा हुआ था। सपना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और उसका सिर उनके प्रति अपार श्रद्धा में झुक गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।